नमस्कार, इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील बहुगुणा। पिछले 2-3 दिनों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मार्च की शुरुआत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई इस बारिश का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में दिखा। गेहूं, सरसों, चना और मसूर की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम की बारिश के साथ ओले पड़े हैं। बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में 4 लोगों की मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर और शाहजहांपुर में एक एक शख्स की जान गई है। फसलों की बात करें तो गेहूं, सरसों और आलू की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इटावा, महोबा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, शाहजहांपुर, ललितपुर और सहारनपुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही हुई टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर, गुना, निवाड़ी, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम इलाकों में। लाखों परेशान किसान अपनी बर्बाद हुई फसल के बाद मायूस हैं। उनकी मांग है कि बर्बाद हुई फसल का सर्वे कराकर उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम भी किया। फसलों के खराब होने के बाद उनकी परेशानी सड़कों पर दिखी। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए मध्य प्रदेश से। दावा है ये तस्वीर निवाड़ी जिले के मौनपुरा गांव में काशीराम कुशवाहा की है। इनके आंसुओं से कोई भी पिघल जाए, ये बेबसी के आंसू हैं। ये आंसू शिवपुरी से लगभग 17 किलोमीटर दूर राजश्री गांव में दोसा और उनके भाई की आंखों से भी निकले जब हमारे सहयोगी अतुल उनसे बात कर रहे थे। शिवपुरी जिले और उसके आसपास के कई इलाकों में हजारों किसानों की यही कहानी है। महाराज कौन पालन करेगा? सरकार महाराज सुन ले हमारी गरीब लोगों की। किसान महाराज मर गए, मर गए, मजदूर पैसे महाराज तो टूटा खाता है ये, और कुछ वो नहीं है, ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है हमारे पास। अब गेहूं के लिए रो रहे महाराज, गेहूं के लिए रो रहे थे। हैं? इतना तकलीफ आपको हो रही है, नुकसान बहुत हो गया आपका। और हो गया महाराज, क्या करे अब। आप यही चाहते महाराज, आप कचू मिल जाए रोजना तो हमको दे दो। जिले में गेहूं, चना, मसूर, अजवाइन और सरसों जैसी फसल या तो पूरी तरह खराब हो गई या उनकी क्वालिटी बिगड़ गई है। टीकमगढ़ जिले में ओले से गेहूं, चना, सरसों, मटर पर असर पड़ा। किसानों का कहना है कि उनकी 50% फसल बर्बाद हो गई। बमहोरी कला, जेवर, उपरारा, लिधौरा जैसे आधा दर्जन से अधिक गांवों में ओले से खेत में खड़ी फसलें तिरछी हो गई हैं। टीकमगढ़ में 1,92,000 हेक्टेयर में गेहूं और 22,900 हेक्टेयर में सरसों की बोवनी हुई। किसान कह रहे हैं गेहूं में 10% और सरसों में 25% नुकसान हो गया। अरे ओलावृष्टि से पूरे जवा गिर गए, नीचे सोना गिर गया और पहले की चना आए खड़ी थी सो वो भी पूरे झड़ गए। लगभग 60-70 पैसे नुकसान हो चुके फसल को। तो आप क्या चाहते हैं अब आगे? अब यही चाहते हैं कि भगवान की कृपा बनी जाए, प्रशासन मदद करे। बेवका है, सामने है, सारा नुकसान हो गया, पूरी फसल गिर गई। इसमें फुलमार हो जाती है, इसमें होता ही नहीं है कुछ। अच्छा, कितने बीघा में फसल बुई है अपनी? ये 15-20 बीघा में बोए थे। क्या जवा है? जी जवा है, आगे चना है तो वो भी खत्म हो गए। अब सरकार से मुआवजा मिल जाए कुछ। दतिया में 30 मिनट तक बिना बारिश के ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ। खासकर खेत में खड़ी गेहूं, सरसों, चना, मसूर की फसल को इस ओलावृष्टि ने बहुत नुकसान पहुंचाया। निवाड़ी और अशोकनगर में भी जमकर ओलावृष्टि हुई। कई खेतों में ऐसा लगा जैसे बर्फ की सफेद चादर बिछ गई हो। निवाड़ी में किसान रो रहे हैं तो छतरपुर में गुस्सा हैं। छतरपुर और गुना जिले के किसान मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। महाराजपुर थाने के लवकुश नगर के पास स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन ने मान मनोबल की, तब जाकर जाम खुला।
किसानों से बस यही अपील है कि वो भी धैर्य रखें। ये एक प्राकृतिक इंसिडेंट है जो हुआ है, जो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन शासन का इसमें पूरा ये कोशिश रहती है कि राहत राशि के रूप में जो निर्धारित मापदंड है उसके आधार पे हम किसानों को वो राशि का भुगतान करें। तो धैर्य रखें ऐसे समय में, आपके लिए हम हैं सुनने के लिए। तो आप बताइए, आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, रोड पर ना आए। फसल सब चौपट हो गई साहब, अब चौपट हो गई। हमारे को पालत को सरकार का दे रही का नहीं दे रही, कैसे हम साल भर गुजारा करेंगे। और अब आगे चल के जाने क्या हो रहा है। अब ओलों से तो भाई ये सबसे ज़्यादा नुकसान, कट गया पूरी फसल, चौपट डरी। कोई चार्ज कोई चल के देख ले। औरतें बैठी, बच्चा बैठे, हमारे बैठे, कहते ही मर जाने हमारे ना, अगर हमारी सुनवाई ना भाई था कलेक्टर साहब हम बुलाओ जाए, जब तैसे जाम हट गुना में भी तेज बारिश और ओले से बर्बाद हुई फसलों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने गुना अशोकनगर मेन रोड को जाम कर दिया। 2 तारीख में अति ओलावृष्टि हुई, जिसमें ग्राम मावन, चौरोल, लछेरा, इमजारा, मंगराना, पेपरिया गांव आए, जिसमें अति ओलावृष्टि हुई, जिसके संबंध में सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं और चक्का जाम किया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। श्योपुर में भी खेत में खड़ी गेहूं, सरसों, चने की फसल पर संकट खड़ा हो गया। विजयपुर और कराहल के कुछ गांवों में बारिश के साथ आसमान से गिरे ओले की वजह से फसलें जमीन में बिछ गईं। 17 बीघा फसल का नुकसान हो गया, कुछ सरसों और कुछ गेहूं सपाई नष्ट हो गए। देखो देखो जी मेरा मोड़ा का खागो कचू लई बेटा, कलेक्टर साहब तुमको पैसा देंगे, घबराओ मत मेरे चेटुआ, कचू मैं मजदूरी करूंगा, है घबराओ मत नन्हे बच्चे, हम तहसीलदार को ज्ञापन देंगे। गेहूं की फसल करीबन 15 बीघा है, मेरा पूरा तूफान से नुकसान हो चुका है। मैं आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन दूंगा कि मेरे नुकसान की भरपाई की जाए, मुआवजा का कोई प्रदान किया जाए। ये खेत का नुकसान मेरा हुआ है और 15 बीघा गेहूँ में है ये, और तूफान, आंधी और ओला भी है, और इससे पूरा 100% नुकसान हो गया। गेहूँ पूरा जला हुआ है, दिख रहा है। और हम आज FDM साहब के और तहसीलदार साहब के यहाँ जाएंगे, ज्ञापन देंगे, हमारा मुआवजा की भरपाई की जाए। अशोकनगर जिले के लगभग 109 गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। समस्त ग्रामों में फसल क्षति के सर्वे हेतु राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त दल गठित कर आज से ही सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शीघ्रातिशीघ्र इन समस्त ग्रामों में सर्वे टीम खेत खेत पे जाकर सर्वे कार्य पूर्ण कर प्रभावित कृषकों को RBC 6-4 के अनुसार अनुदान सहायता राशि का वितरण कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के अलावा भोपाल, नर्मदापुरम में भी किसानों को खासा नुकसान पहुंचा। बहुत बड़े बड़े पूरे गिरे छीन खड़ा। हरदा जिले में गेहूं, चने की फसल आड़ी हो गई। जिले में 57,700 हेक्टेयर में चना और 89,500 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई। गेहूं को 20% और चने को 30% नुकसान की आशंका है। बैतूल में 2,82,000 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई। ओलावृष्टि से करीब 10% फसल बर्बाद हो गई। नर्मदापुरम में 2,41,000 हेक्टेयर में गेहूं, 77,000 हेक्टेयर में चना बोया गया है। किसानों का कहना है 15 से 20% फसल बर्बाद हो गई। सीहोर, रायसेन, विदिशा जैसे जिलों में भी किसानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। भोपाल के करीब फंदा, निपानिया जाट जैसे गांव में भी हर जगह फसल आड़ी दिखी। कई किसानों ने हमारे कैमरे पर अपनी बेबसी और सरकारी बेरुखी की दास्तां सुनाई। निपानिया जाट के नारायण सिंह के पास खुद की 8 एकड़ जमीन है। 22 एकड़ किराए से ली थी। 30 एकड़ में 4 लाख की लागत से कर्ज लेकर गेहूं बोया। कहते हैं 60 से 70% तक फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार से उम्मीद है कि जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। 600-650 बोरा के करीब फसल निकलती, जो कि अब मुझे नहीं लगता कि 300 बोरा भी निकल आए। तो कुल मिला के 60-70% करीब नुकसान हो चुका है, और किसान तो हमेशा ही मरता आ रहा है और मरेगा। सरकार से तो मुझे नहीं लगता है, सरकार क्या प्रशासन भी हाथ पे हाथ रखे बैठा है। आज 1 हफ्ता हो गया, कोई खबर ही नहीं है। राम भरोसे अहिरवार 5 एकड़ के मालिक हैं। बारिश से फसल चौपट हो गई। पैदावार से साल भर घर चलाने का सपना संजोए बैठे थे, सब टूट गया।
तुम और इनको बैंकों को सबको पैसा देना पड़े साहब। अब लागत हेड़ के जो बच जाओ हमरे का ये मेहनत बच मालिक देगा तब बच जाएगा। अब कछु मदद सरकार देगी साहब। ये कहानी एक या दो किसानों की नहीं है, पूरे राज्य में लाखों किसान प्रभावित हुए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये जो फसल थी इस फसल के भरोसे वो साल भर थे, साल भर की उनकी ज़रूरतें पूरी करना थी, बच्चों की जो है स्कूल की फ़ीस थी और ज़रूरी काम थे। और उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द सर्वे कराकर मुआवजा देगी, लेकिन इन गाँव के लोगों का कहना है कि अभी तक उन्हें कभी मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो सरकार वादा कर रही है, दावा कर रही है कि किसानों की फसल का सर्वे कराएंगे और उन्हें मुआवजा दिलाएंगे, तो इन गाँव के लोगों को मिलता है या नहीं। सभी किसानों का दर्द एक सा, सरकार से उम्मीद है कि जल्द सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा मिले। जो मुआवजा मिलता है वो भी जान लीजिए। सरकार किसानों को नुकसान के पैमाने के हिसाब से मुआवजा देती है। 25 से 33% नुकसान तक 9,000 प्रति हेक्टेयर, 33 से 50% तक 16,000 प्रति हेक्टेयर, 50% से अधिक नुकसान पर 32,000 हेक्टेयर का मुआवजा मिलता है। पिछले साल चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ओलावृष्टि या बारिश से फसलों का नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 500 से 2,000 रुपए ज्यादा देने की बात कही थी। 2 हेक्टेयर या इससे कम खेती वाले किसानों का फसल बीमा कराने के लिए भी तैयारी की थी। लेकिन फिलहाल हमारे सरकार बहादुर दिल्ली यूपी का दौरा कर रहे हैं। किसानों के लिए कैमरा नहीं, सोशल मीडिया पर उन्होंने बता दिया है कि कलेक्टर सर्वे करेंगे। किसानों का गुस्सा आंसू बता रहा है कि आभासी दुनिया का वादा हकीकत में पूरा नहीं हुआ है, वो भी सर्वे का। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ भोपाल से इजहार खान और रिजवान के साथ अनुराग वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो ये था मध्य प्रदेश का हाल, और राजस्थान का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से कई इलाकों में वहां भी फसलें नष्ट हुई हैं। खड़ी फसल के साथ ही मंडी में रखा अनाज भी भीग गया। बारिश से जिन फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ उनमें गेहूं, सरसों, चना, मसूर शामिल हैं। राजस्थान के दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, झालावाड़, अजमेर और जयपुर में किसानों को इस बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है। राजधानी जयपुर से 30 किलोमीटर दूर साचोती गांव में भी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। यहां किसानों ने कड़ी मेहनत के बाद अच्छी पैदावार की थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन अचानक इस बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साचोती गांव से हमारे सहयोगी वीरेंद्र की ये संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए। बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया। हमारे किसान की पक्की हुई फसल थी, फसल पकने के बाद में बारिश और कंकर की वजह से हमारा फसल का नुकसान हो गया। हम बीज और खाद जो लगाए थे वो भी पैदा नहीं हो पाए। हमारी गवर्नमेंट से उम्मीद है कि कुछ हमारे को मुआवजा मिले तो हमारी गुजारा हो जाए। कितना क्या नुकसान हो गया? नुकसान हो गया, कितना कुछ नुकसान हुआ है? आधा से ज्यादा हो गया। कितने बीघा में गेहूँ उगाए हुए हैं आपने? 5 बीघा में। तो पूरा खत्म हो गया? वो पूरे आड़े पड़ गए, उसमें आधी उम्मीद है। कुछ राहत तो मिले ही, आई उम्मीद कर रहे, आधी नुकसान है इसमें। जौ की फसल तो आधी से ज्यादा नुकसान है। आपने अपने खेत में क्या क्या बुआई की? गेहूँ और जौ। तो कुल मिला के लागत भी नहीं निकल रही? लागत नहीं निकलेगी इसमें, तो नुकसान है। आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। देखो पकी हुई फसल एक पर आड़ी पड़ जाएगी, फिर मतलब शिक्षित नीचे से गिरावट हो जाएगी, गिर जाएगी। जो हम तो सरपंच साहब को या वार्ड पंच साहब को बोल सकते हैं, आगे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चैन बाय चैन बोले जब वो मुआवजा मिलेगा। किसानों का ये दर्द हम सबका साझा है। इस खास मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक और पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल, पिछले कुछ दिनों में जो बारिश हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा इस बेमौसम बारिश से। किन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है इस मौसम में? जैसा मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा नुकसान तो सरसों को हुआ है, क्योंकि सरसों की फसल ऑलमोस्ट तैयार थी, केवल पक रही थी, फाइनल स्टेज में थी, और इस बारिश और हवा से वो लॉजिंग हो गई है और लॉजिंग के कारण उन फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा सब्जी की फसलों को भी नुकसान पहुंचा होगा। ये आलू की फसल तो खैर अब वो निकाल रहे हैं, इसलिए आलू में तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाकी जो सब्जियां, जो गर्मी की सब्जियां किसानों ने लगाई हैं, उनको थोड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा जहां जहां ओलावृष्टि हुई है वहां पे गेहूं की फसल को थोड़ा नुकसान होगा।
रमेश जी, आप कृषि वैज्ञानिक हैं और ये स्थिति लगभग हर साल मार्च अप्रैल के महीने में आ ही जाती है, बेमौसम बारिश की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो होता है। इससे निपटने और किसानों की मदद के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या जमीन पर नहीं हो पाता? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट वो था वो तो ये है कि नहीं इंश्योरेंस करके और जिसकी भी इंश्योरेंस को थोड़ा सा और हमें स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा ताकि इंडिविजुअल किसान उससे कवर हो सके। अभी जो परेशानी है वो है इंश्योरेंस में कि वो केवल ग्राम स्तर पे ही किया जाता है। हमें ये करना होगा कि किसी भी किसान का डैमेज हो, अब हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज हैं ड्रोन से या सैटेलाइट से कि हम निकाल सकते हैं कि उसका कितना डैमेज हुआ, उसको डैमेज का उसको मुआवजा मिले। और साथ ही सरसों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान थोड़ा सा अर्ली इसकी प्लांटिंग करें ताकि फरवरी में ये पक जाए। फरवरी में अगर पक जाती है तो जो इस समय होता है, फरवरी में अगर बारिश होती है तो उतना नुकसान नहीं होता क्योंकि हवा कम चलती है और बारिश हो, पानी केवल बहता है। इस समय क्या परेशानी होती है कि बारिश के साथ साथ ओले भी आ जाते हैं, उससे जो है ऑलमोस्ट पकी हुई फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो वैज्ञानिक सलाह हैं वो किसानों तक पहुंचाई जाएं ताकि उसे वो अमल कर पाएं, उन्हें कम से कम नुकसान हो। प्रधानमंत्री ने जिन 4 जातियों की बात की है उनमें किसान भी शामिल हैं, जिनके लिए वो कहते हैं कि वो सब कुछ करेंगे। तो ऐसी कुदरती आपदाओं से किसानों की मदद के लिए लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में क्या किया जाना चाहिए? फिलहाल जो मुझे लग रहा है वो केवल आपदा का इंश्योरेंस, कि ऐसी भी आपदाओं से जो भी किसान को नुकसान हो रहा है वो उसके इंश्योरेंस के हिसाब से उसका कवर अप किया जाए। इंश्योरेंस हमें किसान, जब समय ये इंश्योरेंस योजना लागू हुई थी उस समय मैंने कहा था, ये मैंने पब्लिक फोरम में कहा था कि एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया जितनी की उम्मीद थी। मैं अभी भी पुनः कहूंगा कि नहीं, इंश्योरेंस स्कीम को बहुत अच्छी तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट करें ताकि किसानों की जो प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हो रहा है उसको रिकवर करके किसान को फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। और बहुत ज़रूरी है कि किसानों तक ये जानकारियां पहुंचाई जाएं कि कैसे वो अपनी फसलों को कम से कम नुकसान उनकी फसलों को हो, क्योंकि इस तरह की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि लगभग हर वर्ष होगी। तो इससे बचने का यही एक तरीका है कि नुकसान कम से कम किया जाए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकसित भारत के एजेंडा पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज एक मैराथन बैठक हुई। करीब 8 घंटे ये बैठक चली और इसमें सभी मंत्री मौजूद रहे, राज्य मंत्री हों या कैबिनेट मंत्री हों या उप मंत्री हों। बैठक में 2047 तक विकसित भारत बनाने से जुड़े अलग अलग मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन दिए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि तीसरी बार एनडीए सरकार बनेगी, इसीलिए नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडा को तैयार रखा जाए। इस दौरान आम चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को कई नसीहत भी दी। इसी मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, क्या प्रधानमंत्री ने नसीहत दी हैं आज सभी मंत्रियों को? और 8 घंटे चली है बैठक, इतनी लंबी बैठक अमूमन देखने में नहीं आती। जी हाँ, सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई थी, शाम करीब 6:30 बजे तक ये बैठक चली है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 1 घंटे तक सभी मंत्रियों को मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा सारे जो विभागों के मंत्रालयों के सचिव थे वो भी इसमें मौजूद थे, उनकी ओर से प्रेजेंटेशन भी दिया गया। और 2047 तक भारत किस तरह से विकसित राष्ट्र बन सकता है, इसको लेकर के भी एक डिटेल प्रेजेंटेशन यहाँ पर इस बैठक में दिया गया। कुछ मंत्रियों की ओर से भी अपनी ओर से सवाल पूछे गए, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, इन्होंने सवाल भी इस प्रेजेंटेशन को लेकर के पूछे। और 5 अलग अलग प्रेजेंटेशन इसके अलावा और भी दिए गए। पीएम मोदी का जो मार्गदर्शन था वो काफी महत्वपूर्ण था। ये आपको बता दूं कि चुनाव की घोषणा से पहले और मोदी सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है इसमें मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक मानी जा सकती है, क्योंकि इसके बाद अब अगले सप्ताह हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की घोषणा कर दे। तो इसलिए पीएम मोदी ने यह कहा है कि जाइए, जीत करके आइए और आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। ये बात पीएम मोदी ने अपनी ओर से सारे मंत्रियों से कही। उन्होंने ये भी कहा है कि सोच समझ करके बयान देना चाहिए, कोई भी विवादित बयान ना दें, और साथ ही अपना जो मंत्रालय का मामला है सिर्फ उसी पर बात करें। ये उन्होंने अपनी ओर से स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल डीप फेक का मामला चल रहा है, इसमें आवाजें बदल दी जाती हैं, चेहरे बदल दिए जाते हैं, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। और चूंकि चुनाव का समय, इसलिए जिनसे भी मिलें वो सोच समझ करके मिलें।
तो ये सारे जो टिप्स है पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को दिए हैं और उन्होंने एक तरह से शुभकामना भी व्यक्त की है। आपको ये बता दूं कि ये जो डिटेल प्रेजेंटेशन है ये करीब 2 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इसमें लाखों युवाओं का फीडबैक भी लिया गया, 2000 से भी ज्यादा इसको लेकर के बैठकें हुई हैं और ये डिटेल प्रेजेंटेशन है कि किस तरह से आने वाले समय में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है। तो ये उसका पूरा खाका इस प्रेजेंटेशन में दिया गया है। पीएम मोदी ने अपना विश्वास भी व्यक्त किया है कि सरकार उनकी वापस आएगी, हैट्रिक लगेगी और ये उन्होंने कहा है कि अब जो अगला बजट होगा, पूर्ण बजट होगा, वो जून में ही पेश कर दिया जाएगा। वैसे अमूमन जो नई सरकारें होती हैं वो जुलाई में पेश करती हैं, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि जून में हम पूर्ण बजट पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री ने पूरा भरोसा जताया कि अगली सरकार उनकी ही होगी, लेकिन उधर विपक्षी जो महागठबंधन है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसे उसके आड़े आए और विपक्ष की सरकार अगली बार बने। तो ब्रेक के बाद हम देखेंगे विपक्षी दलों के महागठबंधन ने पटना में आज जो रैली की उसमें क्या खास बातें कही गई। ब्रेक के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बिहार में आज विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की पटना में एक बड़ी जन विश्वास रैली हुई। इस शक्ति प्रदर्शन में विपक्ष के सभी बड़े नेता शामिल रहे। इनमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा समेत तमाम दलों के नेता मौजूद थे। आज की रैली में लालू यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा कि नीतीश के साथ दोबारा जाकर मैंने और तेजस्वी ने गलती की, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार में तूफान शुरू होता है और यहां से ही ये तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। उन्होंने कहा कि आज देश में एक और नफरत, हिंसा और अहंकार है और दूसरी ओर मोहब्बत और भाईचारा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार भी बदलाव की ओर चलेगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाने साधे और कहा कि इस आम चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और फायदा ले लेगा। गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम। एक और गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है।
बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में भोजपुरी गायक पवन सिंह का नाम भी शामिल था, जिन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन पवन सिंह ने इस सीट से अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेतृत्व का दिल से आभार, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें अब दिल्ली बुलाया है। बीजेपी ने टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उन्हें उतारने का ऐलान किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बंगाली अस्मिता का मुद्दा बनता देख पवन सिंह ने चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया। पवन सिंह को कई लोकसभा सीटों पर नुकसान होने की आशंका की जानकारी दे दी गई थी। उनके कई भोजपुरी गानों को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे और इसके बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया। पवन सिंह की जगह भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह को उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं चल रही हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर तंज कसा। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि खेला होने से पहले ही खेला हो गया। ये बीजेपी का पहला सेल्फ गोल है। अच्छा आदमी है, अपना बच्चा परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने आम चुनाव में टिकट न मिलने के बाद राजनीति को अलविदा कह दिया है। कल जारी हुई बीजेपी की पहली लिस्ट में उन्हें टिकट नहीं मिला। उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को दिल्ली के चांदनी चौक से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। सोशल मीडिया पर हर्षवर्धन ने लिखा कि 30 साल के शानदार सियासी करियर में मैंने केंद्र, राज्य और संगठन के कई अहम पदों पर काम किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहता हूं। मुझे अब और भी आगे जाना है। कृष्णा नगर का मेरा क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन पेशे से मेडिकल डॉक्टर हैं। झारखंड के दुमका में स्पेनिश मूल की एक महिला से गैंग रेप के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पूछताछ में 4 और अपने साथियों के नाम बताए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा। फॉरेंसिक टीम ने इस बीच आरोपियों की निशानदेही पर पीड़िता की घड़ी बरामद की है। स्पेन से पति पत्नी टूरिस्ट वीजा पर दुनिया की सैर कर रहे थे। पहले पाकिस्तान गए, फिर बांग्लादेश होते हुए ये झारखंड के दुमका पहुंचे, जहां से वो भागलपुर जा रहे थे। देर रात होने की वजह से ये हंसडीहा बाजार से कुछ पहले एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर सो गए। इसी दौरान आसपास के करीब 7 लोग वहां आ गए और महिला के साथ गैंगरेप और मारपीट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार मौके पर पहुंचे और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ से जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। महिला के द्वारा हम लोगों को 7 लोगों के बारे में बताई गई है और सत्यापन कर रहे हैं। उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान चल रहा है। जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे। विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसके कारण झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की बदनामी हुई है। उन्होंने दुमका पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो और जो भी उसके दोषी हैं उन लोग को कठोर से कठोर सजा मिले। जो यहाँ पुलिस है वहाँ पर इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर देना चाहिए। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पहले ही झारखंड ध्वस्त कर चुका है। पर्यटन टूरिज्म की बार बार लोग बात करते हैं। अगर कोई विदेशी जो इस प्रकार से घूम रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा तो बताओ झारखंड कौन आएगा। तो हम सब समाज का भी दायित्व बनता है और सरकार का विशेष दायित्व बनता है।
वहीं कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, आरोपियों को जल्द से जल्द कठोर सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कोई भी हादसा होता है उस पे सरकार को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि सभी आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की, जिसने आने वाले वर्षों में कई महत्वाकांक्षी मिशन अपने सामने रखे हैं और इनमें से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी और भारत 2035 तक इसे बनाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए इसरो में कई स्तरों पर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। ये स्टेशन कैसा दिखेगा तैयार होने के बाद, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बाखला। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेट किया है कि 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन है। इसमें जो दिख रहा है आपको वो मॉड्यूल है जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको ये वो जगह होगी जहां से एक रॉकेट से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को अंदर भेजा जा सकेगा। और उसके साथ ही इस मॉड्यूल में बताया जाता है कि पावर देने के लिए ये सोलर पैनल होंगे, दो साइड पे दो सोलर पैनल बड़े, जिससे पावर जनरेशन होगा। और ये मॉड्यूल में इसरो के वैज्ञानिक बताते हैं कि शुरू में 2-3 एस्ट्रोनॉट को अच्छे से अकोमोडेट करा जा सकता है। अभी तक दुनिया में स्पेस स्टेशन बनाने वाले केवल 3 देश हुए हैं। पहले बनाया रूस ने, फिर बनाया अमेरिका ने और उसके बाद चीन ने। तो कहीं ना कहीं भारत का अंतरिक्ष स्टेशन जब अंतरिक्ष में जाएगा वहां से भारत भी उनको दिखेगा। अंतरिक्ष से, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से भारत कैसा दिखेगा, हो सकता है शायद ऐसा दिखे जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। ये है आर्टिस्टिक इंप्रेशन उसका। और इस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 तक बनाना है भारत के वैज्ञानिकों को। ये हुआ मेरे हिसाब से गगनयान प्लस या गगनयान ऑन स्टेरॉइड्स। गगनयान में तो भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर वापस लाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक सस्टेन्ड प्रेजेंस हो सकेगी और उसके आगे जब चांद पे भेजना होगा एक भारतीय को और चांद पे रिहाइश होगी, उसमें ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बहुत काम आएगा। भारत की तैयारी अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की। तो आप देख रहे हैं भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का एक आर्टिस्टिक मॉडल और ये बनाया है भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कैमरा पर्सन एसपी बाबू के साथ तिरुवनंतपुरम से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।